द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। आज थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा वो मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, ठीक है। उससे हमारा ये वाला आज का लेसन ख़त्म हो जाएगा, जो ये पार्ट है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा मंदी। क्या होता है? वैसे तो डिप्रेशन का मतलब निराशा होती है ना, जब आदमी निराशा में चला जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, किससे आया है? मंदी। और मंदी क्यों आई है? वो आर्थिक मंदी क्यों आई है? क्योंकि आपको सबको पता है हमें कि युद्ध चला था, लोन्स वगैरह लिए गए थे और उनको चुकाने में पूरे के पूरे यूरोप का ही बड़ा बुरा हाल हो गया था। यूरोप जो था वो कैसा, वो क्या कौन था? क्रेडिटर था पहले, लेकिन फिर उसके बाद में वो क्या बन गया? डेटर बन गया, यानी जिस पर कर्ज आ गया। द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, समझ रहे हो? देखो एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारी इकोनॉमी है, तो ऐसे चल रही है। ये है अनस्टेबल, इसमें कोई विश्वास ही नहीं है कब क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो ईयर्स आए ना, इसमें कुछ स्टेबिलिटी दिखी। स्टेबिलिटी का मतलब ऐसे करके, मतलब ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, एक स्थिर चाल से चलता चला गया। उससे थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है। अब यहाँ पे तो पैसे यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ चले गए और देखो फिर धड़ाम से कहाँ गए। तो इससे डिप्रेशन फैलता है और इसी से मंदी आती है। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हमारा शेयर मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, है ना। एकदम से क्रैश हो जाता है और उसके बारे में बताएंगे जब मुझे महसूस होगा कि हाँ समझने लायक हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सा का मतलब तो सबको पता है, देखा। क्या देखा? तो ये जो 1924 से 1928 के बीच के जो साल थे, इन्होंने कुछ स्टेबिलिटी देखी। यानी इन 4 सालों में 5 सालों में क्या रही? स्टेबिलिटी रही। येट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड, येट फिर भी इट वॉज बिल्ट बिल्ट का मतलब होता है बनना या बनाना। यहां पे तो बनने से मतलब आया, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है ना, थर्ड फॉर्म। फिर भी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ना, जो व्यवस्था बनी हुई थी ऑन सैंड मतलब ये होता है बेटा रेत। क्या होता है? अब रेत पे बनाओगे तो वो तो कभी भी फिसल जाएगा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी तो थी, लेकिन इसका भी भरोसा था नहीं, ये कब बेकार हो जाए, खराब हो जाए। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। देखो जर्मन इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, तो वो किस पे हमें क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट, निवेश करना पड़ता है जब हम किसी को पैसा लगाते हैं। और इंडस्ट्रियल रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी का मतलब ऐसे किसी चीज से बाहर निकलना होता है, यहाँ पे सुधार के लिए आया है, राइट। यहाँ पे किसके लिए आया? सुधार के लिए आया। तो जो इन्वेस्टमेंट था जर्मनी का और इंडस्ट्री जो बैठ गई थी सारी, उसमें अगर सुधार की गुंजाइश थी तो वो डिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट का मतलब आश्रित या निर्भर। वो किस पर निर्भर थी? ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। किस पर थी? लोन्स पे। वो थी लोन्स पे यानी ऋण पे। और ऋण कहां से? लार्जली कहां से आने थे? फ्रॉम द यूएसए। यानी यूएसए उन्हें क्या देता? ऋण देता। तो उनकी इन्वेस्टमेंट और जो रिकवरी थी ना इंडस्ट्रियल, वो सुधर जाती, उसमें सुधार आ जाता है, वो उस चीज से निकल जाते हैं। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। देखो दिस सपोर्ट तो था उन्हें, लेकिन वो विदड्रॉन हो गया। विदड्रॉ, हम जब पैसे निकालने जाते हैं बैंक में तो विड्रॉ होता है, जमा करने जाते हैं तो डिपॉजिट होता है। तो विड्रॉ का मतलब है निकालना, खींचना, बंद कर देना। तो ये जो सपोर्ट था ना वो विड्रॉ हो गया, यानी खींच लिया उन्होंने वापस। क्या कर लिया? वापस ले लिया, विदड्रॉ, ठीक है। वापस खींच लिया। क्यों खींचा? व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था यानी शेयर मार्केट, वो क्रैश हो गया। क्रैश का मतलब
टूट गया यानी नीचे आ गया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइजेस, फियरिंग का मतलब डर कर, सीइंग अ लायन आई रैन अवे, वही है ना, तो यही है फियरिंग अ फॉल इन प्राइजेस, ये डर कर कि प्राइजेस में क्या होगा, फॉल आएगा, फॉल का मतलब नीचे आएंगे। पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स, फ्रेंटिक FRANTIC, एक सिचुएशन सपोज करते हैं, हमें पता चला कि ये 5 रुपये का आता है और हमें पता चला कि ये अब 6 का होने वाला है, तो हमने इसके 1000 डब्बे ले लिए 5000 रुपये के, क्यों, इस आशा में 6 का 6000 आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अब क्योंकि सारा विड्रॉ उसने ले लिया, शेयर मार्केट टूट गया, अब आपको डर लगा कि ये 5 भी नहीं रहेगा, ये ऐसा हो सकता है 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो ये डर बैठ गया। तो लोगों ने फ्रेंटिक एफर्ट्स किए, फ्रेंटिक का मतलब पागलपन में, भाई 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है आपने, अब उसको कम से कम नुकसान में जल्दी से जल्दी बेचो, 1 की क्यों प्रतीक्षा करें, जब 4 में बिक रहा है तो बेच बाज के छुट्टी करो। तो ये जल्दबाजी में निर्णय लिए अपने शेयर्स को बेचने के लिए, यानी पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। शेयर्स का मतलब भाग होता है, कंपनीज में भाग करते हैं ना, जैसे कंपनी होती है तो उसमें शेयर खरीद लेते हैं बड़े बड़े लोग, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, शेयर्स अपने बेच दिए। शेयर्स का मतलब ऐसे कंपनी होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो लोगों को शेयर बेचे जाते हैं, है ना। देखो वैसे तो शेयर 100% होता है ना, लेकिन उनका कुछ अपना प्रोपोर्शन होता है, वो किस तरीके से करते हैं, ये भी एक दूसरा मुद्दा है। बस आप ये समझो कि यहाँ पे भाग है, कंपनी जितनी बड़ी कंपनी है, सपोज करो कितने की भी है, तो लोगों ने उसमें शेयर खरीद रखे हैं। इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पे सपोज करो इसके 100 पार्ट हैं, 100 में से 1 भाग मेरा है पैसों में, तो इसका मतलब अगर इसे 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो मेरा 1 रुपये का हो गया, अगर इसे 100 का नुकसान होगा तो मेरा भी 1 रुपये का नुकसान है। आप समझ रहे हो, शेयर का मतलब साझेदारी एक तरीके की। तो लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब बताओ मेरे शेयर है, सपोज करो मैंने इसका शेयर 5000 रुपये खरीदा था, मैंने देखा कि यार 5000 तो बचेंगे नहीं है, तो कंपनी डूबने वाली है, तो मैंने 3000 में सेल आउट कर दिया, तो यानी कि मैं उससे अलग हो गया, तो कंपनी तो घाटे में जाएगी अपने आप ही, वो जा ही रही है, ठीक है। खैर अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये दूसरा मुद्दा है, इसके बारे में समझने के लिए एक अलग ही क्लास चलानी पड़ेगी। देखो ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, 13 मिलियन, एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर क्या हो गए, सोल्ड हो गए, एक ही दिन में 13 मिलियन, यानी इससे 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 लाख से, 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब जाके ये आएगा। इतने सारे शेयर्स एक ही दिन में सोल्ड आउट। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, यह है महामंदी। किस आधार पर, आर्थिक, यानी आर्थिक महामंदी। जब रोजगार खत्म हो जाए, जब महंगाई इतनी बड़ी समस्या बन जाए, लोगों के पास में काम ही ना हो, तब और आगे भी काम होने की उम्मीद ही ना हो, पूरी पूरी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था खराब है, और ये जो चीज थी ना जो अभी अभी आई है, ये क्या थी, स्टार्ट था इसका, क्या था, स्टार्ट था। क्योंकि शेयर मार्केट क्या हो गया, क्रैश कर गया। जर्मन के लोगों के लिए यूएसए ने क्या कर दिया, अपना जो सपोर्ट था वो भी खींच लिया, और इसी के कारण लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया, और ये महामंदी की थी शुरुआत। Over the next 3 years between 1929 to 1932, the national income of the USA fell by half. क्या हुआ देखो,
1929 से 1932 के बीच में जो नेशनल क्या थी, नेशनल इनकम किसकी, यूएसए की, वो पता है कहाँ पे आ गई, हाफ पे। यानी पहले जितना इनकम हो जाती थी अब वो गिरकर कहाँ आ गई, आधी हो गई। अब सरकार की इनकम अगर आधी हो जाएगी तो सब पे फर्क पड़ेगा। फैक्ट्री शट डाउन, क्या हुआ, फैक्ट्रीज बंद हो गई। एक्सपोर्ट्स फेल, जो निर्यात करते थे यानी अपने यहाँ से बाहर भेजते थे वो भी फेल हो गया, यानी फेल का मतलब डाउन हो गया। फार्मर्स वर बैडली हिट, और फार्मर्स की तो हालत खराब हो गई। बैडली हिट का मतलब बहुत बुरे तरीके से हिट हुए। हिट का मतलब यहाँ पे मार पड़ी, है ना, मंदी की मार पड़ी। स्पेकुलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। देखो स्पेकुलेटर होता है, स्पेकुलेट का मतलब होता है कल्पना करना। क्या शगुन, स्पेकुलेट, हम कल्पना करते हैं, मार्केट के हिसाब को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि ये वाले शेयर्स ऊपर जाएंगे तो हम पैसे लगा देते हैं। जैसे बीमा कंपनी वाले आते हैं कि अभी बढ़िया चल रहा है और इसके तो शेयर ऊपर जाएंगे और बढ़िया पैसा बच जाएगा, इस तरीके से बोलते हैं वो। तो स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम सट्टेबाज कह सकते हैं, एक तरीके से सट्टा खेलते हैं ना। तो यहाँ पर सट्टेबाज का मतलब वो वाला सट्टेबाज नहीं है, यहाँ पर सट्टेबाज का मतलब कल्पना करने वाला। कि मैंने देखा यार विशाल के तो नंबर आ सकते हैं बढ़िया, विशाल को मैंने पढ़ लिया तो मैंने विशाल के ऊपर पैसे लगा दिए। सपोज करो विशाल के ऊपर पैसे मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मुझे विशाल के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन अब मुझे लग रहा है मार्केट की स्थिति को देखते हुए कि मतलब डाउन जाएगा पूरा। तो स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो पहले ही कल्पना कर लेते हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने पैसे वापस ले लिए। द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये रिसेशन एक वर्ड आया है, ये भी क्या था, आर्थिक मंदी, RECESSION शायद, है ना। ये है मंदी किस आधार पे, आर्थिक। यानी ये जो आर्थिक मंदी थी ना, कहाँ पे थी वैसे तो यूएस से, लेकिन इसे वर्ल्ड वाइड महसूस किया गया। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में, इसे पूरे संसार में महसूस किया गया। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर जर्मन इकोनॉमी की बात करें, वॉज द वर्स्ट हिट, वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा, बैड का सुपरलेटिव डिग्री होता है, जैसे गुड का होता है बेस्ट, बैड का होता है वर्स्ट, बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे था और इसी के कारण उसकी हालत खराब हुई। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40%। इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही थी ना वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब अगर 100 चीजें बनती थी, ठीक है, वो कितना रह गया, 40। अगर पूरी कंट्री में इंडस्ट्री कितने चीजें बनाती थी, 100, तो हर 100 में से 40 रह गए। हाँ क्या, रेड्यूस टू 40% आया ना, तो 60 क्यों होगा, 60% घटा नहीं, घटा नहीं है, 40% पर आ गया। 100% टू रेड्यूस टू 40%, यानी मेरी जो स्थिति थी 100 पे थी, लेकिन मैं कहाँ पे आ गया, 40 पे आ गया। बाई नहीं है, वो बाई होता तो तक हो जाता, वो 40% तक घट गया, 40% तक रह गया, रेड्यूस आया ना। 1929 के लेवल से देख रहे हैं, 1929 में अगर ये था तो 1932 में ये आ गया। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। देखो लॉस्ट का मतलब यहाँ पे, लूज का मतलब खोना, और वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खो दी। रिड्यूस्ड वेजेस, पेड का मतलब यहाँ से वही, पे का मतलब चुकाना, और उन्हें जब तनख्वाह दी जाती थी ना उनको रिड्यूस्ड दी जाती थी, यानी कि उनकी सैलरी जो थी वो भी कम हो गई। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। अनप्रेसिडेंटेड एक वर्ड आया, अच्छा वर्ड है ना शगुन, अनप्रेसिडेंटेड। स्पेलिंग चेक करो शायद ठीक है ना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अपूर्व। अब अपूर्व का मतलब आप पूछोगे, अपूर्व का मतलब जो पहले कभी हुआ ही ना हो, अनोखा।
जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। क्या हुआ भाई यहाँ पे? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, यानी बेरोजगारों की संख्या ने कौन सा मार्क छू लिया? 6 मिलियन का, यानी 6 मिलियन लोग के आसपास क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद क्या है? प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग। क्या मतलब है इसका? ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी, जर्मनी की सड़कों पर, गलियों में आप आसानी से देख सकते थे आदमियों को, व्यक्तियों को, विद प्ले कार्ड्स डाले हुए अपनी नेक में। प्ले कार्ड्स यानी तख्ती होती है ना, या आप कह सकते हो एक कार्ड बना के और यहाँ पे गले में लटका लिया, और क्या लिखा हुआ होता था? विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लायक इच्छुक, यानी काम दे दो बस किसी भी तरीके से, कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम दे दो, क्योंकि हुआ इतना कम। विशाल डस्टर रखा है। अनप्रेसिडेंटेड याद रहेगा? अपूर्व, यानी अभूतपूर्व, पहले कभी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स, पत्ते क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे, यानी नौजवान थे लेकिन बेरोजगार थे, उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया गलियों में। एंड सिंपली सेट एट द स्ट्रीट कॉर्नर्स, और ऐसे सड़कों में धक्के खाते हुए बैठ जाते थे, ऐसे इधर उधर टाइम पास। और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखो डेस्परेटली का मतलब हो गया, देखो डेस्परेट जो होता है ना, वो होता है निराश, ठीक है? निराशा से। डेस्परेटली मतलब निराशा से। डेस्परेटली क्यूड अप लाइन लगा लेते थे। लाइन लगती है ऐसे, कहां पे लगाते थे लाइन? क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रोजगार देने की एक जगह होती थी जहां पे मजदूर वगैरह मिलते थे, है ना? यहां पे जाके लाइन लगा लेते थे, जिसको जिसकी जरूरत हो भैया ले जाओ, काम करवाओ उसे, वापस चला जाएगा, पैसे दे दो। इस तरीके वहां पे लगा लेते थे। ज्यादातर क्या खेलने लगते थे? ताश पत्ते खेलने लगे, इधर स्ट्रीट्स में घूमने लग गए। और क्या हुआ? एज जॉब डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये तो होना ही है, ये कनेक्शन है ना, क्योंकि क्या हुआ? एज जॉब्स डिसअपियर्ड, जैसे जैसे जॉब्स कम होती गई। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। टेक टू, एक तरीके से कोई भी चीज को अपनाना, धारण करना, स्वीकार करना। क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ वो चले गए। गलत? अरे खाली इंसान पड़ा है, खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार मतलब दिखाई देने की बात छोड़ो, सोचा भी नहीं जा रहा, तो उन्होंने क्या अपनाया? क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब कोई क्वेश्चन आए, गलत स्पेलिंग, कोई क्वेश्चन आए उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों अपना ली, तो ये पूरा आएगा कि इस तरीके से हुआ था, है ना? ऐसे हिस्ट्री में करना ही आपको ये पड़ेगा। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। देखो कॉमन प्लेस हर जगह, कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है? हर जगह। डिस्पेयर निराशा, बिकेम बनना, और जो निराशा थी ना वो हर जगह फैल गई। मतलब हर तरफ किसका एक वातावरण था? निराशा का, क्योंकि कोई आशा वहां पर दिखती नहीं थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इसने एक एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी, एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, फियर डर, इसने लोगों के बीच में एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश। डिमिनिश एक वर्ड है, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, घटना।
जो मिडिल क्लास अच्छी इनकम वाले लोग होते हैं उन्होंने, और जो पेंशनर्स होते हैं उन्होंने देखा कि उनकी जो सेविंग है वो घटती जा रही है, क्योंकि अभी सपोज करो आगे से पैसा आ नहीं रहा और यहाँ पे मेरी सेविंग है और मुझे खर्चे चलाने हैं, तो कहाँ से चलेंगे, यहाँ से। तो उन्होंने देखा जो मिडिल क्लास लोग थे और पेंशनर्स थे, सैलरी एम्प्लॉयज थे, तो उनकी जो सेविंग थी वो घटती जा रही थी। कारण व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, क्योंकि करेंसी की भी वैल्यू गिर गई थी। क्यों गिरी थी विशाल, कल बताया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे छाप लिए, डॉलर के मुकाबले उनकी जो वैल्यू थी वो गिर पड़ी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गोट ruined। ruin का मतलब होता है नष्ट। क्या होता है, नष्ट। स्मॉल बिजनेस थे लोगों के, छोटे छोटे कारोबार। सेल्फ एम्प्लॉयड, जिन्होंने अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में एम्प्लॉयमेंट दिलवा ही लिया था, अपने आप कुछ ना कुछ काम करके। रिटेलर्स सफर्ड एज देयर, फुटकर विक्रेता होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। दो तरीके के विक्रेता हैं, एक थोक का, एक फुटकर का। तो ये भी सफर्ड का मतलब सहन किया, कष्ट सहन किया, यानी फेस किया इस तरह की चीज को। देयर बिजनेसेस गोट ruined। क्यों किया, क्योंकि उनके बिजनेस क्या हो गए, ruin हो गए, नष्ट हो गए। These sections of society were filled with the fear of, एक बहुत लंबा सा वर्ड आया है, इसको लिख देता हूं, है ना, प्रोनाउंसिएशन भी देखना। प्रोलिटेरियनाइजेशन है वैसे तो, TARIANIZATI, ठीक है। देखो यहां तक बोलो इसे, प्रोली, टेरिए यहां तक भूल जाएगा, और नाइजेशन तो सिंपल ही है, प्रोलिटेरियनाइजेशन, है ना, प्रोलिटेरियनाइजेशन। अब प्रोलिटेरियनाइजेशन का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब सरकार या कोई एक आदमी अपने परिवार को वो चीज़ें उपलब्ध ना करा पाए जिससे उसका लालन पालन हो सके, मतलब खाना पीना हो सके, है ना। अब लोगों में डर बैठ गया कि सरकार उस अवस्था में नहीं है कि हमें नौकरी प्रदान कर सके। आप समझ रहे हो, तो वो वाली चीज़ होती है प्रोलिटेरियनाइजेशन। These sections of society were filled with the fear of proletarianization and anxiety of being, अब इसका मतलब आया an anxiety of being reduced to the ranks of the working class। उन्हें डर सताने लगा, यानी बेचैनी सताने लगी कि वो क्या बनकर रह जाएंगे, वर्किंग क्लास, यानी मजदूर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे वो, मजदूर बन जाएंगे, और वर्स बल्कि उससे भी नीचे, एंड स्टिल अनएम्प्लॉयड, और फिर भी उन्हें काम नहीं मिलेगा। मजदूर बनने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिलेगा। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर। देखो, कीप देयर हेड्स अबव वाटर, कीप देयर हेड्स अबव वाटर। वैसे तो आप समझ गए होंगे, पानी के ऊपर सर निकाल के रखने का मतलब है हिम्मत नहीं हारना। डुबाने की कोशिश कर रहा है पानी तो, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को रोके रखा और सर को अभी भी ऊपर ही रखा है। इसका मतलब कुछ सेक्शंस ऐसे थे, बिग बिजनेस, सॉरी, ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स थे वही थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाए, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकन देयर बार्गेनिंग पावर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ने उनकी बार्गेनिंग पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बार्गेनिंग पावर का मतलब मोल भाव करने की जो ताकत होती है। मोल भाव सही तो चलते हैं बिजनेस, लेकिन उस वाली स्थिति में वो रहे नहीं कि मोल भाव कर सके। सपोज करो मेरे सामने, मैं एक एग्जांपल मोल भाव का ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरे सामने मुझे टीचर यहाँ पे रखने हैं और हम सपोज करो 2 लाख रुपए सैलरी प्रोवाइड कराते हैं या 5 लाख कराते हैं या 2000 कराते हैं, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर हमारे सामने एक इतनी लंबी कतार हो तो ये जो कतार में व्यक्ति खड़े हैं ना, वे मोल भाव करने की स्थिति में होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें काम चाहिए और काम है कम, तो वो चाहेंगे कि किसी भी सैलरी पे हमें रखा जाए। सबसे पहले काम, तो बार्गेनिंग पावर को वहां पे खत्म कर दिया उन्होंने, हो ही जाएगी अपने आप ही। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े कारोबार थे वो भी क्राइसिस में आ गए, क्राइसिस संकट में।
The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair. The large mass of peasantry, ज़्यादातर लोग, भीड़ की भीड़, वर्ग पूरा, peasantry यानी कृषक, किसान, was affected, वो अफेक्ट हुए, उन पर प्रभाव पड़ा by a sharp fall in agricultural prices, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, फसलों के दाम थे, वो भी गिर पड़े. एंड वुमेन, और जो औरत की बात करें अगर, अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टोमक, वो अपने, फिल का मतलब भरना, स्टोमक मतलब पेट, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी अयोग्य थी, डिसेबल थी, उनके पास में नहीं था पैसा. वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, और उनके अंदर भी घोर निराशा छा गई. डीप का मतलब गहरी, डिस्पेयर निराशा छा गई. पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, जिसका कोई भरोसा ना हो, कभी भी गिर पड़े. अगर पॉलिटिकली भी देखें, जो ये वाइमर रिपब्लिक थी ना, वो नाजुक स्थिति में थी, इसका पता नहीं था. द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी. जब ये बनाया गया था ना, तभी इसमें अवगुण थे, डिफेक्ट्स थे, विच मेड इट अनस्टेबल. और ये डिफेक्ट्स इसे अनस्टेबल बनाते थे, अस्थिर. एक तो चीज होती है स्थिर, जो कि फ्लो के साथ चलती है, स्थिर का मतलब उसका कुछ भरोसा ही नहीं होता. ये डिफेक्ट्स इसे अनस्टेबल करते थे. एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, और शिकार बना देते थे, यानी शिकार बन सकती थी ये. वल्नरेबल का मतलब होता है जो आसानी से पकड़ा जा सके. समझो, जैसे कोई बीमार आदमी है, उसको हम कहते हैं भाई थोड़ा सा ध्यान रख सर्दी में, अदरवाइज और बीमार हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वल्नरेबल है वो. क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बीमार है. अभी कोरोना में भी तो कहा है सरकार ने कि जो बीमार लोग हैं वो अपना खास ख्याल रखें, जो वृद्ध लोग हैं वो अपना खास ख्याल रखें. क्यों? क्योंकि वो शिकार हैं, यानी वो अच्छा खासा बड़ा इजीली कोरोना उन्हें कैप्चर कर सकता था. वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही, यानी वो इतनी नाजुक अवस्था में थी विशाल कि उस पर कभी भी तानाशाही हो सकती थी, यानी कि कोई भी तानाशाह वहां पर कुर्सी पर काबिज हो सकता था. वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसका एक डिफेक्ट था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग यहां पे देख लेना. अब ये जो आया है, ये एक पूरा का पूरा, इसमें हमें टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि एक नेता ना चुन के कई सारे नेता चुनना. मतलब एक तरीके से आप समझ के चलो कि मतदान हुआ, यानी कि वोट्स डाले, और वोट्स में फिर ये बहुमत के आधार पे चुनाव हुआ. अब जैसे तुम छोटा सा एग्जांपल समझो. अरे सो रहा है क्या? बहुमत. अब जैसे यहां पे सपोज करो, अब एक सिचुएशन सपोज करते हैं. सपोज करो हमारे पास में 100 सीट्स हैं. 100 में से अगर किसी की 51 आ गई तो वो सरकार बनाएंगे, है ना? किसी की 100 सीट्स हैं, अगर किसी की 30 आई हैं, दूसरी पार्टी की 30 आई हैं, और एक की 20 आई हैं, तो ये दोनों मिलकर बना सकती हैं सरकार. लेकिन प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें कहानी कुछ और थी. इसमें ऐसा था, इसमें कई सारी चीज, कुछ वोट्स ऐसे आते थे, वोट्स तो क्योंकि सबको पढ़ने हैं, तो उसमें ऐसे आते थे कि कई रिप्रेजेंटेटिव आ जाते थे. तो उससे ये क्या होता था कि ये हमेशा गठबंधन की सरकार बनती थी, कोलिजन करके. कैसी बनती थी? कोलिजन करके. और कोलिजन करके हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं. कोई किससे सेटिस्फाइड नहीं होता, कोई किससे डिससेटिस्फाइड रहता है. तो ये क्या कहती थी? which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task. और ये जो इसका अवगुण था, इसने एक चीज को तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बना दिया था कि इससे मेजोरिटी हो, मतलब जीती ही नहीं जा सकती थी, अचीव ही नहीं की जा सकती थी. मतलब ये इतने सारे वोट मिलना क्या था? इम्पॉसिबल था एक तरीके से. अब इतने सारे नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब कोलिजन करना पड़ेगा, किसी ना किसी पार्टी का आपस में गठबंधन करना पड़ेगा, लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिजन्स. और इसके कारण ही क्या होता था? गठबंधन की सरकार बनती थी. अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48. दूसरा डिफेक्ट आर्टिकल 48, एक कानून था 48, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी. और इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई होती थी कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है. इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर
एक निर्णय लेना पड़ता है और सारी चीज़ों को स्टॉप करके फिर उसके अनुसार वो काम करते हैं। सस्पेंड सिविल राइट्स, और उनके पास में जो नागरिक के अधिकार होते हैं उनको भी सस्पेंड करने का अधिकार था। एंड रूल बाय डिक्री, और अपने तरीके से सरकार चलाने का अधिकार था प्रेसिडेंट को, यानी सब कुछ खत्म करके अपने तरीके से सरकार चलाने का अधिकार था, वो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ था। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, वाइमर रिपब्लिक की बहुत ही शॉर्ट लाइफ रही, यानी कम चली उसकी सरकार। द वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, 20 अलग अलग कैबिनेट देखिए, यानी मंत्रिमंडल, 20 मंत्रिमंडल बहुत बैठते हैं, जबकि छोटी ही सरकार चली, उसके बावजूद 20 अलग अलग मंत्रिमंडल देखना, इसका मतलब कुछ नहीं चली होगी। क्योंकि आप समझो अगर एक फैसला करने में 100 लोगों को ले लिया तो कैसे होगा, सबकी अपनी अपनी राय होगी अलग अलग। 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज, 239 दिन तक रहती थी। एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और बिल्कुल खुले रूप में उस आर्टिकल 48 का यूज किया उन्होंने, ठीक है। येट दिस क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, उसके बावजूद भी, ये आर्टिकल 48 का यूज करने के बावजूद भी स्थिति नहीं संभल पाई। हाँ, संकट ऐसे के ऐसे ही रहे, वो मैनेज नहीं किए जा सके। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, उन लोगों का विश्वास उठ गया। पार्लियामेंट सिस्टम से ही, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम था उससे ही विश्वास उठ गया। विच सीम टू एफर्ट टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। क्यों उठ गया? क्योंकि लोगों को अब लगने लगा कि कोई भी सॉल्यूशन अब होने नहीं जा रहा है, नो सॉल्यूशन पे बात रहेगी। ठीक है जी, तो ये है तुम्हारा पहला पार्ट।